मैं मानता हूं कि नालियां, सड़कें, विकास नहीं होता। स्कूल जर्जर हो रहे हैं, अस्पताल गिरे पड़े हैं, डॉक्टर नहीं है। आप कहते हैं विकास किया। इंटरलॉकिंग की सड़क डाल देना विकास होता है, नाली बना देना विकास होता है, सड़क बना देना विकास होता है। अरे ये तो आप विधायक नहीं रहोगे तब भी सरकार बना देगी, कौन सी बड़ी चीज है इसमें। एक्सरे कराने के लिए आदमी लक्सर या रुड़की जाता था, हमने एक्सरे की भी व्यवस्था कर दी है। 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ एक्सरे कराने के लिए भी खादर से किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे एक्सरे होगा और निःशुल्क एक्सरे। कानपुर विधानसभा क्षेत्र में 7,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और 7,000 सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों की बच्चों की समस्या क्या है कि उनके पास ना तो स्टील की थाली है, ना चम्मच है, ना गिलास है। एक ही गिलास से पूरा स्कूल पानी पीता है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने 25 लाख रुपए की लागत से 7,000 प्लेटें स्टील की, 7,000 गिलास और 7,000 चम्मच मंगवाए। अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर बंटवारा हो जाएगा। हर स्कूल के हर बच्चे के पास। जनपद में लोगों ने राजनीति को सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति समझा। अगर सही मायने में हम हरिद्वार जनपद की हिस्सेदारी देखें तो लगभग 12% से ज्यादा की हिस्सेदारी उत्तराखंड की सरकार के अंदर बनती है। 11 विधायक हैं आपके, टोटल 70 में से 11 विधायक हैं। आप जोड़ लीजिए कितना परसेंट बनता है। लेकिन आज तक हरिद्वार जनपद को मिला क्या? प्रतिनिधित्व के नाम पर लोगों ने ठगा, प्रतिनिधित्व के नाम पर लोगों ने अपने घर बने। मुझे पिछले 20 साल के अंदर कोई सांसद मुझसे आकर बहस कर ले और मुझे ये बता दे कि उसने हरिद्वार जनपद को दिया क्या है। दिया है कुछ? आप बता दीजिए ईमानदारी से। इस जनपद को सिर्फ ठगा गया, इस जनपद को सिर्फ वोट के नाम पर इस्तेमाल किया गया, इस जनपद को सिर्फ विधानसभाओं की सीट के नाम पर इस्तेमाल किया गया। तो कभी तो बसपा, कभी कांग्रेस और कभी भाजपा। करोड़ रुपया इकबालपुर शुगर मिल 3 साल से दबाए बैठा है, लेकिन कोई उसका पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। किसान का कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर 150 करोड़ का गन्ना आपने बेचा है और 150 करोड़ की चीनी आपने बेची है तो वो 150 करोड़ रुपया कहीं तो किसी खाते में जमा होगा या नहीं होगा। आपने अनाप शनाप आयोग बना दिए, जिन आयोगों का कोई महत्व भी नहीं है इस राज्य में, आपने वो भी आयोग बना दिए क्योंकि आपने अपने लोगों को लाल बत्तियां, गनर और सुरक्षा देनी थी। इस वजह से आप मुझे ये बताइए कि आपने किसान आयोग क्यों नहीं बनाया आज तक? जब हमने उप जिला अस्पताल के लिए लड़ाई छेड़ी, मांग उठाई तो अधिकारियों ने हमको टहलाना शुरू कर दिया। बोले साहब बन नहीं सकती, आपके तो आबादी नहीं है, आबादी 2 लाख से ऊपर चाहिए, आपकी तो 1.25-1.5 लाख भी नहीं पूरी हो रही है। हमने कहा तो साहब लक्सर और खानपुर दोनों का मिडिल पॉइंट, दोनों की सीमाएं मिलती है, दोनों के मध्य में लगा दीजिए, दोनों का काम हो जाएगा। फिर इस बात का जवाब नहीं था, मजबूरी में मानना पड़ा। आज जमीन चिन्हित की जा रही है, 40 बेड के अस्पताल का प्रस्ताव पास होने जा रहा है और सरकार ने कह दिया कि ठीक है हम अस्पताल बनाएंगे। लोग खादर के लिए कहते हैं हमने खादर का विकास किया। मैं मानता हूं कि नालियां, सड़कें, विकास नहीं होता। स्कूल जर्जर हो रहे हैं, अस्पताल गिरे पड़े हैं, डॉक्टर नहीं है। आप कहते हैं विकास किया। इंटरलॉकिंग की सड़क डाल देना विकास होता है, नाली बना देना विकास होता है, सड़क बना देना विकास होता है। अरे ये तो आप विधायक नहीं रहोगे तब भी सरकार बना देगी, कौन सी बड़ी चीज है इसमें। आपने अपने क्षेत्र के लिए विशेष प्रयास क्या किए जिससे एक बड़े समाज को, एक बड़े तबके को लाभ पहुंचे। खानपुर प्राथमिक चिकित्सालय में एक डॉक्टर नहीं था, एक आदमी नहीं था, ना ओपीडी चलती थी, ना इमरजेंसी। हमने वहां डॉक्टर परमानेंट कराया। हमने 2 फार्मासिस्ट अपनी निजी तनख्वाह से, अपने निजी पैसे से रखे। आज भी हम उन फार्मासिस्ट की पैसे सरकार से नहीं लेते, हमने रखे। 5 बजे तक ओपीडी चलती है और 8 बजे तक इमरजेंसी चलती है। एक्सरे कराने के लिए आदमी लक्सर या रुड़की जाता था, हमने एक्सरे की भी व्यवस्था कर दी है। 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ एक्सरे कराने के लिए भी खादर से किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे एक्सरे होगा और निःशुल्क एक्सरे होगा। लक्सर बाईपास का प्रस्ताव आप देखिए कि कितने अरसे से कितनी बड़ी विधानसभाएं 2 जुड़ती हैं। दोनों को एक लक्सर वाला पुल है जो गन्ना मिल से के सामने से निकलता है। जब गन्ने का सीजन होता है तो लोग वहां 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे भी फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है। हमने लक्सर से कुआंखेड़ा भुरनी वाला जो रास्ता है, भुरनी कुआंखेड़ा होते हुए सोलानी वाला, उसका प्राकलन कराया, उसका प्रस्ताव भिजवा दिया और उम्मीद है कि 45 दिन में उसका सरकार से भी संस्तुति होके आ जाएगी और पहला बाईपास बन जाएगा जो हमारे इस खादर को, अगर सोलानी की समस्या है तो मेरे क्षेत्र के आदमी को ना फाटक पे फंसना पड़ेगा, ना ब्रिज के ऊपर फंसना पड़ेगा, सीधा 10-15 मिनट के अंदर वो सोलानी के पुल पर पहुंचेगा। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में 7,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और 7,000 सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों की बच्चों की समस्या क्या है कि उनके पास ना तो स्टील की थाली है,
ना चम्मच है ना गिलास है, एक ही गिलास से पूरा स्कूल पानी पीता है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने 25 लाख रुपए की लागत से 7000 प्लेटें स्टील की, 7000 गिलास और 7000 चम्मच मंगवाए। अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर बंटवारा हो जाएगा। हर स्कूल के हर बच्चे के पास अपना स्टील का चम्मच, गिलास और थाली होगी। ये चीजें जो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। एक बच्चा स्कूल में बीमार हो जाएगा और वो उस बीमार वायरल या कोई भी उसको बीमारी होगी संक्रमण की, वो अगर उस गिलास से पानी पिएगा तो पूरे स्कूल के हर बच्चे को बीमारी लगेगी। लेकिन लोग सोचते नहीं। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में वादा किया था कि विधायक बनने के बाद आपको दवाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज एम्बुलेंस हमने हंस फाउंडेशन के साथ बात करके, उन्होंने एक बनने के 2 महीने के अंदर अंदर हमने हंस फाउंडेशन की एम्बुलेंस वैनें चलवा दी थी। आज गांव गांव जाके दवाइयां वितरित होती हैं, लोगों को उनके घर पे दवाई मिलती है। हरिद्वार जनपद में लोगों ने राजनीति को सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति समझा। अगर सही मायने में हम हरिद्वार जनपद की हिस्सेदारी देखें तो लगभग 12% से ज्यादा की हिस्सेदारी उत्तराखंड की सरकार के अंदर बनती है। 11 विधायक हैं आपके, टोटल 70 में से 11 विधायक हैं। आप जोड़ लीजिए कितना परसेंट बनता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज तक हरिद्वार जनपद को मिला क्या? प्रतिनिधित्व के नाम पर लोगों ने ठगा, प्रतिनिधित्व के नाम पर लोगों ने अपने घर बने। मुझे पिछले 20 साल के अंदर कोई सांसद मुझसे आकर बहस कर ले और मुझे ये बता दे कि उसने हरिद्वार जनपद को दिया क्या है। दिया है कुछ? आप बता दीजिए ईमानदारी से। इस जनपद को सिर्फ ठगा गया, इस जनपद को सिर्फ वोट के नाम पर इस्तेमाल किया गया, इस जनपद को सिर्फ विधानसभाओं की सीट के नाम पर इस्तेमाल किया गया। तो कभी तो बसपा, कभी कांग्रेस और कभी भाजपा। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि भ्रष्टाचार है, मेरी पीड़ा ये नहीं है कि अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधी है, वो आदमी नहीं समझते। लोग पटवारियों के चक्कर काटते, जब तक 5000 2000 रुपए नहीं देता तब तक फर्ज नहीं देते। किसान धक्के खाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। 150 करोड़ रुपया इकबालपुर शुगर मिल 3 साल से दबाए बैठा है, लेकिन कोई उसका पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। किसान का कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर 150 करोड़ का गन्ना आपने बेचा है और 150 करोड़ की चीनी आपने बेची है, तो वो 150 करोड़ रुपया कहीं तो किसी खाते में जमा होगा या नहीं होगा? 150 करोड़ का महीने का ब्याज कितना होता है? ब्याज जोड़ लीजिए, 1.5 करोड़ रुपए महीने का ब्याज बनता है। 18 करोड़ रुपए साल का ब्याज बनता है। 3 साल का ब्याज जोड़िए, 60 करोड़ रुपए के लगभग बन रहा है। 54 करोड़ बन रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए, किसान को आप क्रेडिट कार्ड देते हो, किसान क्रेडिट कार्ड, उसका 2 महीने का बकाया हो जाए तो पहले ब्याज लगाते हो, अगले महीने उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगाते हो। इतना पैसा उसकी छाती पे खड़ा कर देते हो कि वो ना दे पाता है, ना सांस ले पाता है, और अंत में कहते हो साहब इनकी जमीन की आप जो है कुर्की कर लो। आप मुझे बताइए, 150 करोड़ रुपया जो किसानों का सरकार दबा के बैठी है, ये आप क्यों नहीं लौटाते? इस पे ब्याज दो ना, इस पे ब्याज क्यों नहीं देती सरकार? अगर पैसा हम आपका पैसा लें तो हम ब्याज दें, और हमारा पैसा आप दबा के बैठ जाओ तो आप ब्याज नहीं दोगे, ये कौन सी रीत है? किसानों के लिए हम कहते हैं एक सिंगल विंडो क्यों नहीं बनाते? आपने हर चीज का आयोग बना दिया, आपने अनाप शनाप आयोग बना दिए, जिन आयोगों का कोई महत्व भी नहीं है इस राज्य में, आपने वो भी आयोग बना दिए क्योंकि आपने अपने लोगों को लाल बत्तियां, गनर और सुरक्षा देनी थी, इस वजह से। आप मुझे ये बताइए कि आपने किसान आयोग क्यों नहीं बनाया आज तक? हरिद्वार जनपद को किसान आयोग की जरूरत है या नहीं? आप बताइए ईमानदारी से, है या नहीं है? किसान आयोग बनाते। आपको कोई कहता है साहब मैं 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए का निवेश आपके राज्य में करूंगा, आप कहते हो आइए, आप उसके लिए रेड कारपेट बिछा देते हो, आप उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बना देते हो कि साहब 10 जगह नहीं जाना, एक ही जगह सारी अनुमति आपको मिलेगी। तो किस जगह धक्के खिलाते हो? इसके लिए क्यों नहीं सिंगल विंडो बनाते आप? %70 का वादा किया था सिडकुल ने कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ईमानदारी से बता दीजिए, दिया क्या फैक्ट्रियों ने 70%? बेरोजगार सड़कों पर धक्के खा रहा है, नौकरी नहीं है उसके पास, लेकिन आप किसी से पूछने वाले नहीं है कि बाहर की लेबर लाके यहां पे क्यों लगाई गई है। 99% फैक्ट्रियों से आज तक, मैंने विधानसभा में सवाल लगाया कि आप मुझे बताइए
कि क्या उत्तराखंड के उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया? कोई जवाब नहीं था। जवाब तो जब देंगे ना जब कभी किसी ने सोचा होगा कि रोजगार कैसे बढ़ाएं। रोजगार बढ़ाने पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सिडकुल की जो उद्योग नीति है वो एक्सपायर हो चुकी है। लोग यहां उद्योग लगाने से डरते हैं कि भाई उद्योग क्यों लगाएं, यहां तो पॉलिसी में जनता का विधायक है, मैं प्रदेश का विधायक हूं, 70 विधायक है, पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी मर्जी में किसी की भी विधानसभा में बात करूं, आप रोकने वाले होते कौन है मुझे? आज सारे एक हो गए, जितने भ्रष्टाचारी थे सब एक हो गए। सब चाहते हैं कि उमेश कुमार का वध कर दें, कैसे भी पकड़ लो इसको और इसको निपटा लो। इसका कद नहीं बढ़ना चाहिए। ये इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? हर आदमी डरता है। क्यों? क्योंकि पता है उमेश कुमार जीरो टॉलरेंस पे काम करता है। उमेश कुमार किसी से कमीशन का 1 रुपया नहीं लेता, किसी अधिकारी से 1 रुपए का कमीशन नहीं लेता, और वो सीधी बात करता है। नहीं करता तो उसके खिलाफ जांच बैठवाता है। आज ये चाहते हैं सब मिलके कि भाई सब अभिमन्यु का वध कर दो, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आखिरी दरवाजा तो जनता है। ये तो दरवाजा तोड़ना भी जानती है और बंद करना भी जानती है। गलत तो नहीं कह रहा जी? तो भाई हरिद्वार का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या 20 सालों में हरिद्वार की जनता को हरिद्वार का हक मिला? हरिद्वार एक ऐसा जिला है जिस जिले के पोटेंशियल को अगर सरकारें इस्तेमाल करना चाहें तो ये जिला इतना बड़ा हब बन सकता है, इंडस्ट्री का, टूरिज्म का, उड्डयन का। उड्डयन के क्षेत्र में जो आप लोग देहरादून जाते हैं कि सर चार्टर लेंगे हेलीकॉप्टर, वहां से हम यात्रा करने जाएंगे। आप हरिद्वार में हेलीपैड क्यों नहीं बनाते? बड़ा बनाइए ना, एक 10 हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाइए और आप देखिए यहां से कितना रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा और कितना रोजगार पहाड़ को मिलेगा। लेकिन कोई सोचता नहीं है, काम नहीं करते, काम करना नहीं है। हरिद्वार में इतना टूरिज्म आता है, उनके लिए आज तक क्या हजारों करोड़ रुपया कुंभ के डेवलपमेंट के लिए आया है। यहाँ हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपए का निवेश आपको कहीं सड़कों पे दिखता है? बनी बनाई सड़क को दोबारा बनी हुई दिखा देते हैं। ये घोटाला भी मैंने ही खोला था कुंभ में, आप लोगों को याद है। दोबारा बना हुआ दिखा दिया। एक वो लल्लू जी क्या टेंट है, वो टेंट हाउस क्या नाम है उसका, 80 रुपए का बल्ब किराया, 10 रुपए का बल्ब उसका 80 रुपए किराया दे रहे हो। अबे यार किसको ढक्कन, मतलब गजब की बात है। लकड़ी की चाल, बोले क्या पार्किंग बन रही है, किसकी? टेम्परेरी बना रहे हैं, सब लकड़ियों से बना रहे हैं। अच्छा, बल्लियों से बन रही है। एक बल्ली का किराया कितना? बोले सब 550 रुपए। 100 रुपए की लकड़ी 550 रुपए किराया दे रही है सरकार है। चूना कितने का बिछ गया? साहब 55 करोड़ रुपए का चूना बिछा दिया। अबे भैया चूना बिछाया है, खिलाया है? तो ये जो चूना लगाते हैं, इन चूनेबाजों को आप लोगों को सवाल करना चाहिए। 350-400 करोड़ रुपए हर बार कुंभ को मिलता है। वही दोबारा पुल बनाते हैं, उन्हीं पुलों को गिराते हैं, उन्हीं सड़कों को दोबारा बनाते हैं, उन्हीं प्लांटों को दोबारा एसटीपी के लगाते हैं, उन्हीं को उखाड़ते हैं। मुझे ये बताइए, जितने 1000 करोड़ रुपए हरिद्वार जनपद के लिए कुंभ के लिए आए, इतने में तो सोने की नगरी बन जाती या नहीं बन जाती है? लेकिन क्या है, ये इतने बड़े घोटालेबाज हैं कि ये आपके मुंह से भी छीन के खा जाएंगे ना, तब भी इनका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट काट देंगे इनका, तब भी पेट नहीं भरेगा। कुंभ घोटाले में अगर आप लोग छोटी छोटी चीज देखिए, लोग क्या है कि जिन लोगों के साथ हम पिछले 20 साल से भ्रष्टाचार पर जो हम वार करते आ रहे हैं, जो भी हों, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे उनके साथी हों, चाहे सांसद, सभी लोग एकजुट होकर आज उमेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल किए हुए हैं। लेकिन क्या है कि हमने संघर्ष इतना किया है और हम आज तक इतनी लड़ाई लड़के यहाँ पहुंचे कि हमें इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोकसभा लड़िए, हम निर्दलीय लोकसभा लड़ेंगे, ये हमने तय कर लिया है। विजन हमारा ये है कि हम हरिद्वार का हक दिलाना है। हरिद्वार आज तक सिर्फ शोषित, पीड़ित और वंचित रहा,
हरिद्वार में करोड़ों अरबों रुपया विकास का आया, लेकिन वो कहाँ चला गया आज तक किसी को पता नहीं। कुंभ के नाम पर हजारों करोड़ रुपया इस जनपद में आया, लेकिन वो कहाँ चला गया पता नहीं। यहाँ पर लोगों को सिर्फ चूना लगाया गया, लोगों को सिर्फ गुमराह किया गया, सिडकुल का विकास नहीं किया गया, सिडकुल के लिए कोई नई पॉलिसी नहीं लाई गई। यहाँ पे बेरोजगार युवा जो है वो सड़कों पर भटक रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, कोई सोचने वाला नहीं है। आज घाटों का जो है स्थिति दयनीय हो चुकी है। हरिद्वार जनपद को जो महत्व पूरी दुनिया, देश दुनिया में मिलता है, हरिद्वार जो है हर की पैड़ी, हर व्यक्ति अंतिम इच्छा उसकी यही होती है कि उसकी अस्थियों का प्रवाह जो है वो गंगा में हो, हरिद्वार में हो। और आज उसी हरिद्वार की इतनी बड़ी अनदेखी, हरिद्वार को पर्यटन के नाम पर ठगा गया, हरिद्वार को विकास के नाम पर ठगा गया, हरिद्वार को राजनीति के नाम पर ठगा गया। हरिद्वार को 20 सालों में दिया क्या आपने? तो मैं चाहता हूं कि हरिद्वार के लिए एक हम मॉडल तैयार करें, एक हरिद्वार को ऐसी लोकसभा बनाएं, एक ऐसा जनपद बनाएं कि देश दुनिया के लोग जब यहाँ आए तो उन्हें लगे कि वो सच में देवभूमि में आए हैं। मैं विधानसभा में मेरा पहला दिन था। अगर आप लोग जुड़े हों तो आपने सुना होगा कि मैंने पहले दिन ही बात की थी कि हर आदमी को पत्रकार चाहिए। आपकी छोटी से छोटी गली की नुक्कड़ की सभा होगी, आपको पत्रकार चाहिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपको पत्रकार चाहिए। लेकिन एक पत्रकार जब सड़क पर रात को दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो उसके घर कोई पूछने वाला नहीं होता। आपने आज तक क्या बीमा पॉलिसी बनाई? आप दुनिया के लिए दुनिया भर के तामझाम जोड़ देते हैं, आप दुनिया भर की पेंशन देते हैं, दुनिया भर की सुविधाएं लोगों को देते हैं। क्या एक आप 5-5 हज़ार की पॉलिसी पत्रकार की नहीं करा सकते कि अगर उसकी दुर्घटनावश आपात स्थिति में कोई उसके साथ कुछ घटित हो जाए तो उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? आपने लोगों के लिए आवास नीति बनाई, आपने लोगों के लिए दुनिया भर के जो है व्यवस्थाएं बनाई, आपने पत्रकारों के लिए आवास नीति बनाई। कभी इनको एक स्थापित करने के लिए, इनके भविष्य के लिए आपने कोई निधि बनाई, आपने कोई पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। आज भी उत्तराखंड सरकार के पास कोई पत्रकारों के लिए पॉलिसी नहीं है। मेरा मानना है कि पत्रकारों के लिए एक पॉलिसी बने, हर पत्रकार को चिन्हित किया जाए, उनको चिन्हित करके सुख सुविधाएं दी जाए। अगर पेंशन नेताओं को मिल सकती है तो वरिष्ठ पत्रकारों को, जो इम्पैनल रहते हैं, जो सूचीबद्ध रहते हैं, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको भी आपको पेंशन देनी चाहिए। जब क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं या एक रणजी कोई क्रिकेटर खेल लेता है तो उसको 30,000 रुपये प्रति माह आजीवन मिलता है।